प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया में अमीनो अम्लों की पेप्टाइड बनने से जुड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन संरचना का निर्माण होता है। प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लिक अम्लों से आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। पिता के डीएनए की आनुवंशिक सूचना और माँ के डीएनए की आनुवंशिक सूचना संतान के डीएनए में कोड होकर आती है, जैसे कि आंखों का रंग। माना कि कैपिटल बी जीन ब्राउन रंग के लिए जिम्मेदार है और स्मॉल बी नीले रंग के लिए जिम्मेदार है, लेकिन कैपिटल बी जीन डोमिनेंट है यानी प्रभावी होने के कारण पिता और माता दोनों में आंखों का रंग भूरा हो जाता है, लेकिन उनके बच्चों में से 3 बच्चों में कैपिटल बी जीन के कारण आंखों का रंग भूरा रहता है और एक बच्चे में दोनों जीन स्मॉल बी होने के कारण आंखों का रंग नीला ही रहता है। इसी प्रकार बालों का रंग भी 4 बच्चों में से एक बच्चे का रंग लाल रहता है और प्रभावी रूप से या कहें रिसेसिव फॉर्म में रहता है, जबकि भूरे रंग के बाल बच्चों में प्रभावी रूप से या कहें डोमिनेंट फॉर्म में रहता है। इसीलिए 4 बच्चों में से 3 बच्चों के बाल का रंग भूरा रंग रहता है। यह सभी प्रक्रिया जीन के प्रोटीन संश्लेषण के कारण ही हो पाता है। आंखों का रंग, बालों का रंग, इन सभी का निर्धारण डीएनए में मौजूद नाइट्रोजनीय आधार एटीजीसी यानी एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन व साइटोसिन के कारण ही संभव हो पाता है। ये सभी एक क्रम श्रृंखला के रूप में कोड रहते हैं, जिन्हें जीन कहा जाता है। इन्हीं जीन में से प्रोटीन का निर्माण होता है। जैसे कि आंखों के रंग के लिए जिम्मेदार जीन आंखों में कलर पिगमेंट में यानी मेलेनिन का निर्माण करता है। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है, ट्रांसक्रिप्शन यानी प्रतिलेखन, ट्रांसलेशन यानी अनुवाद। डीएनए से आनुवंशिक सूचनाओं का एमआरएनए में स्थानांतरण को ट्रांसक्रिप्शन या नकल कहते हैं। एमआरएनए में उपस्थित आनुवंशिक सूचनाओं के अनुरूप अमीनो अम्लों से प्रोटीन संश्लेषण को ट्रांसलेशन यानी अनुवाद कहते हैं। डीएनए से आरएनए का नकल क्या होता है, इसे समझने के लिए सबसे पहले डीएनए और आरएनए को समझना होगा। आरएनए में राइबोस शुगर होता है, जबकि डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है। आरएनए में यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस होता है, जबकि डीएनए में इसके स्थान पर थाइमिन नाइट्रोजनस बेस होता है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड यानी एक तार जैसी संरचना होती है, जबकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड दोहरी तार जैसी संरचना होती है। अब जीन से प्रोटीन बनता है और प्रोटीन बनने के लिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का होना आवश्यक है। ट्रांसक्रिप्शन यानी प्रतिलिपि एमआरएनए का उत्पादन करने के लिए टेम्पलेट के रूप में डीएनए का उपयोग करके नाभिक में प्रतिलेखन होता है। यूकेरियोट्स में इस एमआरएनए अणु को प्री एमआरएनए के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह एक परिपक्व एमआरएनए अणु का उत्पादन करने के लिए नाभिक में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल संशोधन से गुजरता है। हालांकि प्रोकैरियोट्स में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल संशोधनों की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए परिपक्व एमआरएनए अणु तुरंत ट्रांसक्रिप्शन द्वारा निर्मित होता है। प्रारंभ में हेलिकेज नामक एक एंजाइम डीएनए के अणु का कार्य करता है। डीएनए में एक दूसरे के विपरीत एक एंटी-पैरेलल डबल हेलिक्स संरचना होती है, जो 2 पूरक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से बनी होती है, जो 20 जोड़ों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, जिससे डीएनए का एक क्षेत्र एक जीन से संबंधित खुल जाता है। दो डीएनए स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं और आधारों की एक श्रृंखला दिखाई देने लग जाती है। डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड अणु होने के बावजूद केवल एक स्ट्रैंडेड प्री एमआरएनए संश्लेषण के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। इस स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड के रूप में जाना जाता है। अन्य डीएनए स्ट्रैंड को, जो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड का पूरक है, इसे कोडिंग स्ट्रैंड के रूप में जाना जाता है। डीएनए और आरएनए दोनों में आंतरिक दिशात्मकता होती है, जिसका अर्थ है कि अणु के 2 अलग अलग सिरे होते हैं। दिशात्मकता का यह गुण असममित अंतर्निहित न्यूक्लियोटाइड सबयूनिट के कारण होता है, जिसमें पेंटोज शुगर के एक तरफ फॉस्फेट समूह और दूसरी तरफ एक आधार होता है। पेंटोज शुगर में 5 कार्बनों को 1 से 5 तक क्रमांकित किया गया है, इसलिए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाले फॉस्फेट डिएस्टर बॉन्ड एक न्यूक्लियोटाइड के 3 कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5 कार्बन पर फॉस्फेट समूह से जोड़कर बनते हैं। इसलिए डीएनए का कोडिंग स्ट्रैंड 5 से
3 डैश दिशा में चलता है और पूरक टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड 3 डैश से 5 डैश तक विपरीत दिशा में चलता है। एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज खुले हुए टेम्पलेट स्ट्रैंड से जुड़ता है और जीन से 3 डैश से 5 डैश दिशा में बढ़ता है। इसके साथ ही आरएनए पॉलीमरेज सक्रिय न्यूक्लियोटाइड्स के बीच फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के गठन को उत्प्रेरित करके 5 डैश से 3 डैश दिशा में फ्री एमआरएनए के एक एकल स्ट्रैंड को संश्लेषित करता है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ पूरक बेस पेयरिंग में सक्षम है। गतिमान आरएनए पॉलीमरेज के पीछे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पुनः जुड़ जाते हैं, इसलिए एक समय में डीएनए के केवल 12 आधार जोड़े ही उजागर होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज प्रति सेकंड 20 न्यूक्लियोटाइड की दर से प्री एमआरएनए अणु बनाता है, जिससे एक ही घंटे में एक ही जीन से हजारों प्री एमआरएनए अणु का उत्पादन संभव हो जाता है। संश्लेषण की दर तेज होने के बावजूद आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम में अपना स्वयं का प्रूफ रीडिंग सिस्टम होता है। प्रूफ रीडिंग में आरएनए पॉलीमरेज एक छँटनी प्रक्रिया के माध्यम से बढ़ते हुए प्री एमआरएनए अणु से गलत न्यूक्लियोटाइड यानी जो डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड के पूरक नहीं है उसको हटाने की अनुमति देता है। जब आरएनए पॉलीमरेज एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम तक पहुंचता है तो जो प्रतिलेखन को समाप्त करता है, तो आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाता है और प्री एमआरएनए संश्लेषण पूरा हो जाता है। संश्लेषित प्री एमआरएनए अणु टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड का पूरक है, यानी प्री एमआरएनए के कोड डीएनए के कोड के अपोजिट कोड जैसे ही होते हैं और कोडिंग डीएनए स्ट्रैंड के समान न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम का साझा करता है। हालांकि डीएनए और एमआरएनए अणुओं की न्यूक्लियोटाइड संरचना में महत्वपूर्ण अंतर होता है। डीएनए 4 आधारों से बना होता है: ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन यानी GCA और T। आरएनए भी 4 आधारों से बना होता है: ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन और यूरेसिल। आरएनए अणुओं डीएनए बेस थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है, जो कि एडेनिन के साथ बेस जोड़ी बनाने में सक्षम है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन संशोधन: एक बार प्रतिलेखन पूरा हो जाने पर प्री एमआरएनए अणु एक परिपक्व एमआरएनए अणु का उत्पादन करने के लिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल संशोधनों से गुजरता है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल संशोधनों में 3 प्रमुख चरण हैं। पहला, प्री एमआरएनए अणु के 5 डैश सिरे पर 5 डैश कैप जोड़ना। दूसरा, 3 डैश अंत प्री एमआरएनए अणु में 3 डैश पॉली ए टेल को जोड़ा जाता है। तीसरा, आरएनए स्प्लाइसिंग के माध्यम से इंट्रॉन्स को हटाना। 5 डैश कैप को प्री एमआरएनए अणु के 5 डैश सिरे पर जोड़ा जाता है और यह मिथाइलेशन के माध्यम से संशोधित ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। 5 डैश कैप का उद्देश्य ट्रांसलेशन से पहले परिपक्व एमआरएनए अणुओं को टूटने से रोकना है। कैप अनुवाद शुरू करने के लिए राइबोसोम को एमआरएनए से जोड़ने में भी सहायता करता है और एमआरएनए को कोशिका में अन्य आरएनए से अलग करने में सक्षम बनाता है। इसके विपरीत 3 डैश पॉली ए टेल को एमआरएनए अणु के 3 डैश सिरे पर जोड़ा जाता है और यह 100 से 200 एडेनिन बेस से बना होता है। ये विशिष्ट एमआरएनए संशोधन सेल को यह पता लगाने में सक्षम बनाते हैं कि यदि 5 डैश कैप और 3 डैश टेल दोनों मौजूद हैं तो पूरा एमआरएनए संदेश बरकरार है। यह संशोधित प्री एमआरएनए अणु फिर आरएनए स्प्लाइसिंग के माध्यम यह संशोधित प्री एमआरएनए अणु फिर आरएनए स्प्लाइसिंग के प्रक्रिया से गुजरता है। जीन इंट्रॉन और एक्सॉन की एक श्रृंखला से बने होते हैं। इंट्रॉन न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम होते हैं जो प्रोटीन को एन्कोड नहीं करते हैं, जबकि एक्सॉन न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम होते हैं जो सीधे प्रोटीन को एन्कोड करते हैं। इंट्रॉन और एक्सॉन अंतर्निहित डीएनए अनुक्रम और प्री एमआरएनए अणु दोनों में मौजूद है, इसीलिए प्रोटीन को एन्कोडिंग करने वाले परिपक्व एमआरएनए अणु का उत्पादन करने के लिए स्प्लाइसिंग होना चाहिए। स्प्लाइसिंग करने के दौरान हस्तक्षेप करने वाले इंट्रॉन्स का मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स द्वारा प्री एमआरएनए अणु से हटा दिया जाता है, जिसे स्प्लियोसोम कहा जाता है, जो कि 150 से अधिक प्रोटीन और एमआरएनए का बना होता है। यह मैच्योर एमआरएनए अणु फिर नाभिक के आवरण में मौजूद छिद्रों के माध्यम से
साइटोप्लाज्म में चला जाता है। ट्रांसलेशन अनुवाद के दौरान राइबोसोम mRNA टेम्पलेट अणुओं से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को संशोधित करते हैं। यूकैरियोट्स में अनुवाद कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है, जहां राइबोसोम या तो मुक्त रूप में तैरते हुए स्थित होते हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं। प्रोकैरियोट्स में, जिनमें नाभिक की कमी होती है, प्रतिलेखन और अनुवाद दोनों ही प्रक्रियाएं साइटोप्लाज्म में होती हैं। अनुवाद 3 चरणों में होता है: इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन राइबोसोम टारगेट mRNA के आसपास इकट्ठा हो जाता है। पहला tRNA प्रारंभ कोडॉन पर जुड़ा होता है। इलॉन्गेशन छोटे राइबोसोमल सब यूनिट द्वारा मान्य अंतिम tRNA अमीनो एसिड को स्थानांतरित करता है। इसे अकोमोडेशन कहा जाता है। यह बड़े राइबोसोमल सब यूनिट तक ले जाता है, इसे पूर्ववर्ती tRNA में से एक से बांधता है। इसे ट्रांसपेप्टाइडेशन कहते हैं। राइबोसोम फिर प्रक्रिया को जारी रखने के लिए अगले mRNA कोडॉन में चला जाता है, जिसे एक अमीनो एसिड श्रृंखला बनती है। इसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। टर्मिनेशन जब एक स्टॉप कोडॉन पहुंच जाता है तो राइबोसोम पॉलीपेप्टाइड छोड़ता है। राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स बरकरार रहता है और अनुवाद के लिए अगले mRNA पर चला जाता है। राइबोसोम जटिल आणविक मशीनें हैं जो प्रोटीन और राइबोसोमल RNA के मिश्रण से बनी होती है, जो 2 सब यूनिट, एक बड़ी और एक छोटी सब यूनिट में व्यवस्थित होती है, जो mRNA अणु को घेरे रहती है। राइबोसोम mRNA अणु को 5'3' दिशा में पढ़ता है और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो एसिड के क्रम को निर्धारित करने के लिए इसे एक टेम्पलेट के रूप में उपयोग करता है। mRNA अणु का अनुवाद करने के लिए राइबोसोम छोटे अणुओं का उपयोग करता है, जिसे ट्रांसफर RNA या tRNA के रूप में जाना जाता है, ताकि राइबोसोम में सही अमीनो एसिड पहुंचाया जा सके। प्रत्येक tRNA 70 से 80 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है और अणु के भीतर न्यूक्लियोटाइड के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड के गठन के कारण एक विशिष्ट क्लोवर लीफ संरचना को अपनाता है। लगभग 60 से विभिन्न प्रकार के tRNA हैं। प्रत्येक tRNA mRNA अणु के भीतर 3 न्यूक्लियोटाइड कोडॉन के रूप में जाना जाता है। इसके एक विशिष्ट अनुक्रम से जुड़ता है और एक विशिष्ट अमीनो एसिड प्रदान करता है। राइबोसोम प्रारंभ में प्रारंभिक कोडॉन AUG पर mRNA से जुड़ जाता है और अणु का अनुवाद करना शुरू कर देता है। mRNA न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम त्रिक में पढ़ा जाता है। mRNA अणु में 3 आसन्न न्यूक्लियोटाइड एक एकल कोडॉन के रूप में अनुरूप होते हैं। प्रत्येक tRNA में 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक खुला अनुक्रम होता है, जिसे एंटीकोडॉन के रूप में जाना जाता है, जो एक विशिष्ट कोडॉन के अनुक्रम में पूरक होते हैं, जो mRNA में मौजूद हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, सामने आया पहला कोडॉन न्यूक्लियोटाइड AUG से बना प्रारंभिक कोडॉन है। एंटीकोडॉन पूरक 3 न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम UAC के साथ सही tRNA राइबोसोम का उपयोग करके mRNA से जुड़ता है। यह tRNA mRNA कोडॉन के अनुरूप सही अमीनो एसिड प्रदान करता है। शुरुआती कोडॉन के मामले में यह अमीनो एसिड मिथियोनीन है। अगला कोडॉन प्रारंभ कोडॉन के निकट, फिर पूरक एंटीकोडॉन के साथ सही tRNA से बंधा होता है, जो अगले अमीनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाता है। राइबोसोम फिर 2 आसन्न अमीनो एसिड के बीच सहसंयोजक पेप्टाइड बंधन के गठन को त्वरित करने के लिए अपनी पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइमेटिक गतिविधि का उपयोग करता है। फिर राइबोसोम mRNA अणु के साथ तीसरे कोडॉन की ओर बढ़ता है। राइबोसोम तब पहला tRNA अणु छोड़ता है, क्योंकि एक समय में केवल 2 tRNA अणुओं को एक राइबोसोम द्वारा एक साथ लाया जा सकता है। तीसरे कोडॉन के पूरक सही एंटीकोडॉन के साथ अगले पूरक tRNA का चयन किया जाता है, जो अगले अमीनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाता है, जो सहसंयोजक रूप से बढ़ती पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में शामिल हो जाता है। यह प्रक्रिया राइबोसोम के mRNA अणु के साथ चलते हुए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में प्रति सेकंड 15 अमीनो एसिड जोड़ने के साथ जारी रहती है। पहले राइबोसोम के पीछे 50 अतिरिक्त राइबोसोम mRNA अणु से जुड़कर एक पॉलीसोम बना सकते हैं। यह एक
साथ कई समान पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के संश्लेषण को सक्षम बनाता है। बढ़ती पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की समाप्ति तब होती है जब राइबोसोम mRNA अणु में एक स्टॉप कोडोन UAA, UAG या UGA का सामना करता है। जब ऐसा होता है तो कोई भी tRNA इसे पहचान नहीं पाता और एक रिलीज फैक्टर राइबोसोम से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को रिलीज करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण पूरा हो जाता है तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक विशेष संरचना अपनाने के लिए मुड़ जाती है जो प्रोटीन को अपना कार्य करने में सक्षम बनाती है।